बल्कि कई और अभियान छोटे मोटे हमें देखने में आए और देखते ही देखते एक स्वरूप बदल गया। देश की युवा पीढ़ी, जिसके लिए अखबार बहुत समय तक सिर्फ सिनेमा के पेज तक सीमित था, वो देश के बड़े बड़े मुद्दों पे, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे डिबेट करने लगा, बातचीत करने लगा। और शायद यही बात सरकार को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसके पहले सरकारों का पाला पड़ा था अखबारों से, मैगजीन से, न्यूज़ चैनल से, जिसमें किसी एक व्यक्ति को, किसी एक संस्थान को दबाना आसान था। उनको तमाम तरह से प्रेशराइज किया जा सकता था, लालच दिया जा सकता था। लेकिन अब सोशल मीडिया के बाद, फेसबुक के बाद, ब्लॉगर के बाद इतने सारे इंडिविजुअल्स काम कर रहे थे, कोई मुंबई में बैठ के, कोई दिल्ली में बैठ के, कोई सीतापुर में बैठ के, कोई देहरादून में बैठ के, कोई छपरा में बैठ के, कोई आसाम में बैठ के, कि कोई तरीका ही नहीं था उनको एक साथ परेशान करने का, उनको एक साथ दबाव में लेने का, या उनको एक साथ कोई लालच दे के रोकने का। तब सरकार को समझ में आया कि एक तरीका हो सकता है जो कि हमेशा काम, और वो है डर फैलाने का तरीका। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। हमारे पास एक IT एक्ट था, उसमें एक धारा थी जो इस साल ख़त्म कर दी गई, सेक्शन 66 से, जिसके बल पे किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था अगर आप उसकी बात से खुश नहीं हैं जो उसने सोशल मीडिया पे कही है। ढेर सारी गिरफ्तारियां हुई और होती रहीं, और धीमे धीमे लोगों के अंदर ये डर बैठने लगा कि वो कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, उन्हें पॉलिटिशियंस के बारे में नहीं लिखना चाहिए, उन्हें तमाम संवेदनशील चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। और धीमे धीमे हमारी फ्रीडम कंट्रोल्ड हो गई, धीमे धीमे अपने आप को सेल्फ सेंसर करना शुरू कर दिया। तो मेरे ख्याल से फ्री स्पीच का मतलब ये है कि कम से कम हम जो चाहते हैं उसे प्रैक्टिस भले ना कर सकें, लेकिन कह सकें। जैसे अभी किसी ने स्मार्ट सिटी की बात की, तो जवाब में किसी ने स्मार्ट विलेज की बात की, पर इसमें से किसी भी एक थॉट को अगर हम सेंसर कर देंगे तो वो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर वो बहस नहीं हो पाएगी, वो डिबेट नहीं हो पाएगी, और सारी संभावना ही खत्म हो जाएंगी दूसरे थॉट के लिए। शायद इसलिए फ्री स्पीच को हमें एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि ये उतना ख़तरनाक नहीं है जितना हमें बताया गया है, और ये उतना गैर ज़रूरी नहीं है जितना हमें दिखाया गया है। कई बार जब कोई फिल्म बैन होती है, कोई किताब जलाई जाती है, किसी पर प्रतिबंध लगता है, तो हमें लगता है इतनी सारा सिनेमा आता है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक सिनेमा नहीं आता। इतनी सारी किताबें लिखी जाती हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा अगर एक किताब नहीं आएगी। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, असल में हम एक पूरी आइडियोलॉजी को प्रतिबंधित कर देते हैं। एक किताब की बात नहीं होती है, और वो किताब जो बैन हो रही होती है शायद वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वो बहुत सीमा तक जाकर अपनी बात कह रही होती है, जहाँ पर बात कहने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जहाँ बहुत थोड़े लोग उसके साथ खड़े होते हैं। जहाँ पर मेजॉरिटी एक साथ होती है उसे कभी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, पर जहाँ बहुत थोड़े लोग किसी एक विचारधारा के साथ हैं, हमेशा वही प्रतिबंधित होती है। और इसीलिए उस विचारधारा को प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत थोड़े से लोग वहाँ पर हैं, पहले ही वो बहुत ही हाशिए पर होती है, और इसलिए उसको संरक्षण की ज़रूरत होती है कि वो बात कायम रहे। कई बार लोगों ने कहा है कि सिनेमा बनाने वाले लोग बहुत आगे तक चले जाते हैं, कार्टून्स में बहुत आगे तक जाके बात कह देते हैं, सीमाओं पर खड़े हो जाते हैं। पर हमें ये समझना चाहिए कि अगर सीमाएं तोड़नी है तो सीमाओं तक जाना होगा। हमें ये मानना होगा कि बीच में बैठकर, कंफर्ट जोन में बैठकर, कि जो बात सबको अच्छी लगे, किसी को बुरी ना लगे, किसी को आपत्ति ना हो, वो बात कमज़ोर है, वो बात बड़ी नहीं, वो बात ज़रूरी नहीं है, वो बात एक बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकती। और अगर हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं, वो बहुत लोगों को बुरी भी लगेंगी, बहुत लोगों को ऑफेंडेड भी फील होगा, और इसीलिए उनकी इतनी ज़रूरत है। अगर हम सिनेमा की बात करें तो हमारे यहाँ जो सिनेमा बन रहा है, हमारे यहाँ दबंग बन रहा है, हमारे यहाँ पता नहीं क्या क्या बन रहा है, पर ये असल मुद्दों से दूर है। ये कंफर्ट जोन की चीज़ें हैं, आराम से एंटरटेनमेंट हो रहा है। पर कला सिर्फ एंटरटेनमेंट के बारे में नहीं है, कला बदलाव के बारे में है, कला कबीर को लेके है, कला मंटो के बारे में है, कला हुसैन को लेके है। कला एक जरिया है अपनी बात कहने का, और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे तोड़ने का। कला है सीमाएं तोड़ने के बारे में, कि जो सारी सीमाएं हमने बना रखी हैं, चाहे वो राजनीतिक हैं, चाहे वो भौगोलिक हैं, चाहे विचारधारा की हैं, चाहे वो धर्म की हैं, चाहे वो जाति की हैं, कला वो सारी सीमाएं तोड़ने की क्षमता रखती है। और कला का काम ही यही है, कला का चरित्र ही यही है। अगर हम कला को समेट देंगे, एक छोटे से पिंजरे में बंद कर देंगे और कहेंगे बस इसके अंदर काम करो, और फिर हम कहेंगे कि पिंजरा बड़ा कर देते हैं, पर कहीं तो सीमा होनी चाहिए, तो मैं कहूँगा कहीं भी सीमा होनी चाहिए। इसका मतलब है पिंजरे को बड़ा करना, और पिंजरा कितना भी बड़ा हो वो पिंजरा ही होता है। तो मेरे ख्याल से कंफर्ट जोन की जो आर्ट है ये हमें थोड़ा भ्रमित करने लगी है। ये दबंग जैसी फिल्में हमें भ्रमित करने लगी हैं, शीला की जवानी जैसे गाने भ्रमित करने लगे हैं,
और असल में भूल गए हैं हम कि साहित्य का, कला का, संगीत का, इनका पर्पस क्या हो सकता था और क्या हो सकता है। और हम इस हालात में पहुंच गए हैं कि अगर यहाँ पर कबीर होता और वो लिखता कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए और ताचरण अल्लाह बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए, तो जाहिर बात है उसकी वेबसाइट बैन हो जाती, उसको गिरफ्तार कर लेते, उसको ईंटे पत्थर से, मतलब उसे धमकियाँ मिलती, इतना तो जाहिर था, या पता नहीं क्या क्या होता, इरशाद हुसैन की तरफ से देश छोड़ना पड़ता। तो अभी के जो हमारे हालात हैं वो ऐसे हैं कि हमें सबसे पहले फ्री स्पीच के बारे में बात करनी चाहिए शायद, क्योंकि और सारी बातें भी हम तभी कर पाएंगे जब तक हमारे पास अपनी बात कहने का अधिकार रहेगा। तमाम लोग बोलते हैं कि इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनके बारे में बात क्यों नहीं होती, फ्री स्पीच के बारे में बात क्यों होती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्री स्पीच की वजह से ही हम उन सब के बारे में, या उनमें से जो भी हमें कन्विंस करता है उसके बारे में बात कह सकते हैं। फ्री स्पीच के बिना तो हम गूंगे हो जाएंगे और फिर सारे मुद्दे, कितने भी मुद्दे हों, बेकार हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में ये जो कम्युनिकेशन है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बात कह सकें और कोई भी माइनॉरिटी के लोग अपनी बात कह सकें। और जैसा कि यहाँ हो रहा है कि हम कभी भी बीफ बैन कर देते हैं, मीट बैन कर देते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को धक्का पहुँचेगा, तो ये सब बहुत ही चालाकी के साथ किया जाता है और निश्चित तौर पर इस सबके राजनीतिक फ़ायदे हैं। अभी किसी ने एक SMS मुझे भेजा कि एक कम्युनिटी को बुरा लगेगा इसलिए हमने मीट बैन कर दिया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी हम रोज़ा के दिनों में जब वो रोज़े रखते हैं तब हम खाना पीना बैन कर दें, सुबह से शाम तक कहीं खाना बिकेगा नहीं, क्योंकि उसको देख के उनकी भावनाएं आहत होती हैं। तो मेरे ख्याल से भावनाएं आहत होने का पूरा सिद्धांत ही अजीब है। कैसे किसी की भावनाएं आहत होने से किसी को बोलने से रोका जा सकता है। हम सिनेमा को बैन करते हैं क्योंकि ये सिनेमा रिलीज़ होगी तो समाज में अस्थिरता फैल जाएगी, लोग सड़कों पर उतर आएंगे, दंगे होंगे, लोग पोस्टर जलाएंगे, अव्यवस्था क्रिएट करेंगे। पर इसके लिए हम उन्हें नहीं रोकते जो अराजकता फैलाते हैं, हम इसके लिए उस सिनेमा बनाने वाले को रोकते हैं, उस आर्टिस्ट को रोकते हैं, उस म्यूजिशियन को रोकते हैं, उस राइटर को रोकते हैं, उस आर्टिस्ट को रोकते हैं। और ये हमारी गलती है कि हम गलत और सही को पहचान नहीं पाते। कुछ दिन पहले कर्नाटका में एक साहित्यकार के घर में घुस के उसे गोली मार दी गई, MM कुलबर्गी। इसके पहले एक तमिल लेखक थे पेरुमल मुरुगन, उन्होंने साहित्य छोड़ दिया। केरला में एक साहित्यकार थे, वो धर्म के बारे में एक रेगुलर कॉलम लिख रहे थे, उन्हें धमकियां मिली, उन्होंने कॉलम बंद कर दिया। और इसके बाद भी सरकार की ओर से कोई कोशिश नहीं है कि फ्री स्पीच के बारे में कुछ बात की जाए और फ्री स्पीच को इस्टेब्लिश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 66A को हटाता है कि उसका मिसयूज़ हो रहा है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। और थोड़े ही दिन बाद महाराष्ट्र में एक सर्कुलर जारी हो जाता है कि आप कुछ भी कहेंगे अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। 3 साल पहले मुझ पर सेडिशन लगा था, 3 साल वो मुकदमा चला और उस मुकदमे के बाद ये नतीजा निकला कि आप कुछ भी अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कहेंगे तो आप पे सेडिशन लग सकता है। लगातार वकील कह रहे हैं कि इसका मिसयूज़ हो सकता है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी ये मान रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार उसको वापस लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार के ईगो के खिलाफ है, क्योंकि सरकार की जो सोच है लोगों के विचारों का दमन करने की, ये उसके खिलाफ है। मुझे लगता नहीं। और लोग और जनप्रतिनिधि में कौन कौन आता है? जनप्रतिनिधि में पार्षद आते हैं, नगर सेवक आते हैं, मेयर आते हैं, चेयरमैन आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, सारे प्रकार के मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, ये सब जनप्रतिनिधियों में आते हैं। आप किसी की आलोचना नहीं कर सकते। आपकी सड़क टूटी है, आप अपने कॉर्पोरेटर के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आप पे देशद्रोह लग सकता है। एक बड़ा कंफ्यूजन खड़ा कर दिया गया है कि देश का मतलब है चुने हुए जनप्रतिनिधि, देश का मतलब है सरकार, लेकिन देश का मतलब सरकार नहीं है, देश का मतलब मोदी नहीं है, देश का मतलब कोई फडणवीस नहीं है, महाराष्ट्र का मतलब फडणवीस नहीं है, या कोई भी गवर्नमेंट देश का मतलब नहीं हो सकती, देश का पर्याय नहीं हो सकती। एक लोकतंत्र में, सऊदी अरेबिया में हो सकता है, जहाँ लोकतंत्र नहीं है वहाँ हो सकता है कि आप किंग के खिलाफ कुछ कहें, आप किंगडम के खिलाफ कुछ कहें तो एक ही बात है, आप स्टेट के खिलाफ कहें या किंग के खिलाफ एक ही बात है, लेकिन वो एक डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे हो रहा है। तो मेरे ख्याल से हमने शायद इस इशू पे ध्यान देना बंद कर दिया है या उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते और बहुत आराम से मान लेते हैं कि कुछ बैन हुआ, उसके बारे में थोड़ी सी बहस हो गई, सबने बहुत सारी बातें कर दी। और चार्ली हेब्दो पे भी कुछ हुआ था हमला, इसी साल की शुरुआत में जगह जगह बहस हुई, इंडियन मीडिया में खूब उसके बारे में बातचीत की गई और कहा गया कि नहीं, भारत में ऐसा नहीं हो सकता और हम फ्रीडम स्पीच के साथ हैं, हम वो चार्ली हेब्दो के साथ हैं। और हम चार्ली हेब्दो के साथ इस तरह हैं कि MM हुसैन को देश छोड़ के भागना पड़ता है, वो वापस कभी नहीं आ पाते। हम चार्ली हेब्दो के साथ इस तरह से हैं कि देश के सबसे बड़े कार्टूनिस्ट शंकर पिल्ले के कार्टून NCERT किताबों से हटा दिए जाते हैं और कोई प्रतिरोध नहीं होता। हम इस तरह चार्ली हेब्दो के साथ हैं कि कमल हसन बयान देते हैं कि देश की ये हालात हैं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के कि उनको देश छोड़ने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से जब हम अपने देश के सबसे बड़े बड़े कलाकारों की फ्रीडम ऑफ स्पीच की हिफाजत नहीं कर पाते तो फिर आम कलाकारों के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। और आम कलाकार के इस देश में क्या हालत है वो हम सब जानते हैं कि उसके पास इतनी संभावना, इतनी क्षमता, इतने संसाधन नहीं है कि वो किसी बड़े राजनीतिक मुकदमे का सामना कर सकता है।
अपने लिए वकील रख सकता है और बहुत सारे गिरफ्तारी और मुकदमे के बाद भी सर्वाइव कर सकता है। तो मेरे ख्याल से इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारी और बातों के बीच में हम याद रखें कि कला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कला हमें संवेदनशील बनाती है, कला हमें इंसान बनाती है। बहुत सारे पैसे कमा कर भी, किसी का एक बहुत पुराना मैंने आर्टिकल पढ़ा था रामवृक्ष बेनीपुरी का, गेहूँ और गुलाब। तो वो कहते थे गेहूँ ज़रूरी है पर गुलाब के बिना वो बेकार है। गुलाब हमें इंसान बनाता है, बाकी जानवरों से अलग करता है। यहाँ पे गुलाब से मतलब उनका कला से था, सौंदर्य से था। तो मेरे ख्याल से कला को हमेशा हमें याद रखना होगा और कला का साथ देना होगा, क्योंकि कला नहीं रहेगी, जब संवेदनशीलता नहीं रहेगी तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारी तरक्की, बहुत सारे स्मार्ट सिटीज़ अपने आप में बेकार नज़र आएंगे और उनमें कुछ भी आत्मा दिखाई नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि हम इस इशू को भी समझें, महसूस करें और जहाँ तक हो सके कम से कम अपने अंदर ये अंडरस्टैंडिंग रखें कि फ्री स्पीच इस बारे में नहीं है कि हमें क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, या क्या सही है क्या गलत, क्योंकि उसका फैसला तो कभी हो ही नहीं सकता। पर फ्री स्पीच इस बारे में है कि किसी भी व्यक्ति को जिस विचार में पूरा विश्वास है वो उसे प्रकट कर पाए, वो उसे लिख पाए, वो उसे बोल पाए और उसके बारे में बहस कर पाए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे लगता है कि फ्री स्पीच के बारे में हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और जहाँ तक हो सके अपनी ओर से जब भी हम समर्थन कर सकें तो ऐसे मुद्दों को सपोर्ट करना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू असीम जी, आपने इतना मेहनत करके दिल्ली से यहाँ पे आए, हमारे बीच में रहे अभी। कैन आई जस्ट प्लीज बी हियर। असीम जी यहाँ पे आइए। तो आपने यू हैव टोल्ड सो मच अबाउट दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपने इतना इंस्टेंसेस दिया कि यहाँ पे ऐसा सब हो रहा है। ऐसे तो चलता ही रहेगा, वो कभी बंद ही नहीं होगा वो। तो हम ऐसे प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हम धरना करेंगे, हम जाके मेमोरेंडम भी देंगे वो, पर कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ये देश चलता है उनके हाथ में हो। देन रेवोल्यूशन कैसा आएगा वहाँ पे? मेरे ख्याल से ये तरीका है जो गांधी का तरीका था कि हम प्रैक्टिस करते रहें अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच को, और वही हो भी रहा है। अगर देखा जाए तो बहुत सारे सिनेमा के लोग हैं जो अच्छी फिल्में बना रहे हैं, लोग लिख रहे हैं और लिखने के पहले वो नहीं सोचते कि वो बैन होंगे कि नहीं होंगे। तो जब तक ये बात रहेगी कि हम फेसबुक पर कभी भी लिखें और ये सोचे बिना लिखेंगे कि क्या रिएक्शन आएगा, तो तब तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सरकार क्या कर रही है। ये इस तरह से कि हम उनकी बात ना माने, उन्होंने जो बंधन लगा दिए हैं, जो वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम वो ना करें और अपनी प्रैक्टिस करते रहें। और जो भी विरोध करने की, जब भी प्रतिरोध करने की बारी आए तो हम पीछे ना हटें ये सोच के कि इससे क्या होगा, हम चुप रहें तो ये गलत होगा। हम अपनी ओर से कोशिश करते रहें। एक लंबे समय में जब जनता इस बात को, लोग इस बात को स्वीकार करेंगे या इस सोच पे कायम रहेंगे कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हें आज़ादी है, लोकतंत्र उन्हें ये अधिकार देता है, तब तक उनसे ये अधिकार छीना नहीं जा सकता। पर जब हम अपने अधिकार से कन्विंस नहीं होते हैं कि हमारा अधिकार है भी कि नहीं, तब हमसे हमारे अधिकार छीने जाते हैं। जब तक हम कन्विंस खुद रहेंगे तब तक मेरे ख्याल संभावना है कि एक दिन सरकार भी समझेगी और हमें वो राइट्स वाकई में मिलेंगे। आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि आप ज़्यादा इतना बात करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ कठोर कारण लेके आपको, दे माइट ट्राई टू बुक यू इन सेवरल केसेस एंड दे माइट ट्राई टू हरास यू, तो आप इसमें स्ट्रॉन्गर होते हैं और आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है? और डू यू थिंक दैट आई नीड टू बी वेरी केयरफुल? मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरे साथ है मैं और मजबूत हुआ हूँ। मुझे लगा है कि ऐसी घटना अगर दोबारा होती है तो मैं और उसका और मजबूती से सामना कर पाऊँगा, और ऐसी घटनाओं से बाकी लोगों को भी कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि नहीं, अपनी बात कही जा सकती है और डरना उतना ज़रूरी नहीं है, या बिना डरे भी काम चल सकता है। क्योंकि एक और बात है कि लोग साथ देते हैं, और ये मुंबई है, यहाँ बहुत लोगों ने साथ दिए हैं। तो उस समय मुझे याद है कि मैक जी का भी सपोर्ट था और बहुत सारे और लोग थे जो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से रहे हों, चाहे वो तमाम और दुनिया से रहे, और राजनीति से भी कुछ लोगों ने साथ दिया था। तो मेरे ख्याल से लोग साथ आते हैं, बस हम अगर अपने अंदर ही हिम्मत नहीं रखेंगे और पीछे हट जाएंगे तो फिर किसी के पास ये स्कोप भी नहीं बचेगा कि हमारा साथ दे सके। जैसे हम जर्नलिस्ट हैं, जैसे हम एक स्टोरी को पिकअप करते हैं, अभी ये समय में आपको एक स्टोरी दिया जाएगा तो कौन सा व्यक्ति को आप देखेंगे और उसका क्या कार्टून बनाएंगे? आपको सपोजिंग यू आर गिवन ए चॉइस टू डू ए कार्टूनिंग ऑफ ए वन पॉलिटिकल पर्सनालिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम, किसको बनाएंगे? राहुल गांधी का बनाएंगे, अरविंद केजरीवाल का बनाएंगे, या नरेंद्र मोदी का बनाएंगे, या मुलायम सिंह यादव को बनाएंगे? मुझे लगता है कि मैं मोदी का बनाऊंगा कि रिलेवेंट है, वो प्रधानमंत्री हैं। और बनाएंगे तो क्या बनाएंगे आप? ये सोचना पड़ेगा कि मुझे लगता है कि जहां से मैं देखता हूं कि देश में विचारधारा को इस तरह बांटा जा रहा है। तो आपको लगता है मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? मुझे लगता है कि इसका एक साइड इफेक्ट हो रहा है कि हमारी विचारधारा को इस तरह बांटा जा रहा है कि अब इस तरह सोचते हैं तो आप राष्ट्रवादी हैं, और अगर इस तरह नहीं सोचते हैं तो आप एंटी नेशनल हैं, आप देशद्रोही हैं।
ये जो एक अजीब सी बहस आ रही है, देखने का एक नज़रिया आ रहा है, ये बड़ा खतरनाक है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार का ये साइड इफेक्ट है, सरकार के आने से ऐसा हुआ है या ये मजबूत होता जा रहा है। अगर किसी को फांसी हो रही है और उसके बारे में आपकी राय है कि उसको फांसी नहीं होनी चाहिए, और जबकि मेन स्ट्रीम ये मानता है फांसी होनी चाहिए, तो आपको ये कहने का अधिकार ही नहीं है कि फांसी नहीं होनी चाहिए। आपको इस बारे में तर्क देने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि आप तर्क देते हैं तो वो कहते हैं कि आप एंटी नेशनल हैं, क्योंकि वो आपकी विचारधारा को टीम कर वो बता रहे हैं कि आप इधर जाइए, ये नेशनलिज्म है। अगर आप जरा भी इससे हटे तो आप एंटी नेशनल हो गए, तो आप राष्ट्रवादी नहीं रहे, आप देशद्रोही हो गए। और ये असल में खतरनाक है। आज़ादी को 60 years हो गया अभी। वी हैव ऑल्सो बिकम रिलीव्ड फ्रॉम द ब्रिटिश राज एंड वेरियस अदर कॉलोनियल राज। आपको लगता है कि अभी भी हम आज़ादी में घूम रहे, इतना बातचीत कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए हमको? क्योंकि मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जितना लोग बैठे उनके बात भी नहीं कर रहा हूँ, बट जो कॉमन आदमी है, द आम आदमी ऑफ इंडिया, उनका वॉइस नहीं होता है वो, बिकॉज वो डरते हैं। वो हम ये प्लेटफॉर्म में बात कर रहे हैं, मैं किसको नहीं डरता, आप किसको नहीं डरते, पर ऐसे बहुत कॉमन आदमी रहते हैं, वो बात नहीं कर पाते हैं। वो डरते हैं कभी पुलिस लेके जाएगा, फिर उनका करियर कुछ खराब हो सकता है। आप इसमें मानते हैं? आप बिल्कुल जी, मतलब ये हमारी सबसे बड़ी असफलता हो सकती है कि असल में आज़ादी जो थी तो वो किस बारे में थी कि हमारा एक झंडा लगा दिया जाएगा 3 रंग का, एक संसद बन जाएगी, हमारे चुनाव होंगे। असल में वो आज़ादी आम इंसान तक कहाँ आई है, वो उस तक कहाँ पहुँची है, कहाँ कितना उसके अंदर बोध है कि वो निडर होकर अपनी आज़ादी को प्रैक्टिस कर सके। डरते डरते प्रैक्टिस तो हम शायद अंग्रेजों के समय में कर ही रहे थे ना। बहुत लोग थे ही जो डरते डरते कोशिश करते थे, अपने हिसाब से जीते थे, जो कुछ भी करते थे। बट डर जब तक है तब तक इसका मतलब आज़ादी नहीं है, कहीं ना कहीं आज़ादी में कमी है। तो जिस दिन ये डर खत्म हो जाएगा उस दिन हमें समझना चाहिए कि हम वाकई में आज़ाद हैं। Very good. Anyone in the audience would like to have questions? Okay, the gentleman in the stripes, could you please hand over the mic there, please? Can the mic move on, please? Yes, you got it, yeah. हेलो, आपके लिए मैंने भी थप्पड़ खाया था जेल के बाहर खड़ा था, खैर जो भी है। असीम, एक बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक बात है बिल्कुल, बट जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, मैं आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। आई बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी। वी बिलीव इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट एक दिक्कत है, जब हम ऐसा कोई कार्टून बनाते हैं, जैसे आपने हुसैन साहब की बात की, मुझे लगता है हमें लोगों की सेंटिमेंट्स की कदर भी करनी चाहिए। आज़ादी की भी एक बहुत थिन बारीक लकीर है, उस लकीर को क्रॉस करने से अगर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या कुछ लोगों को सेंटिमेंट्स को, अगर बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंच रही है, तो मुझे लगता है फिर वहां पे थोड़ा हमको एक बारीक लकीर ड्रॉ करनी जरूरी है, क्योंकि फाइनली लोकतंत्र में लोगों की भी सोचनी जरूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच यस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट साथ में लोगों के हित के बारे में सोचना, उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचना भी उतना ही जरूरी है। तो ये बारीक लकीर जिस दिन हट जाएगी, दंगे फसाद होने बहुत लाजमी है हमारे देश में। आपको क्या दंगे फसाद होने लाजमी है? पहले तो यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि हमें इतना डर है दंगों का, हमें डर है कि यहाँ पे लोग हैं जो बंदूकें लिए, तलवारें लिए बैठे हैं कि मौका मिले और लेके उतर सके सड़कों पे। जितना मैं जानता हूँ इतने सारे केस होते हैं फिल्मों पे, आर्ट वर्क्स में, कोई आम आदमी नहीं जाता पुलिस के पास कि एक केस फाइल करो। उसका मोबाइल खोता है ना तो वो नहीं जाता कि वो पैसा मांगेंगे कि तुमको यार वो ऐसे ही सोचता है काम चला लो, कुछ नहीं होगा। तो ये वो लोग हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जाते हैं कोर्ट में, जो करते हैं केस, जो करते हैं दंगे फसाद। चार्ली हेब्दो पे हमला हुआ तो बहुत लोग कह रहे थे कि वो कार्टून से वो प्रोवोक हो गए थे। सवाल ही नहीं उठता, उन्हें हम बोलते हैं दहशतगर्द, यानी दहशत फैलाने वाले। उन्हें बहाने चाहिए, कभी वो कार्टून होगा, कभी सिनेमा होगा, कभी आप होंगे, कभी कुछ भी हो सकता है। उनका काम है ये, उनका काम है सड़कों पे उतरना, आग लगाना, दंगे फसाद करना। आप दंगे फसाद नहीं करेंगे, आपकी भावना को मैं कितना भी दुखा दूं, आप दंगे फसाद नहीं करेंगे, आपका चरित्र ही नहीं है। क्या हिंदुस्तान में आम आदमी का चरित्र अभी भी ऐसा है कि दंगे फसाद के लिए तैयार बैठा है कि मौका मिले और सड़क पे उतर गए और दंगे फसाद कर ले? ये हमारी असफलता है। दूसरी बात कि अब फ्रीडम ऑफ स्पीच में भावना आहत करने की, एक समय हमारे देश में एक पूरी कौम को आज़ादी नहीं थी कि वो मंदिर में जाएं, उन्हें आज़ादी नहीं थी कि उनकी छाया भी सत्य ब्रह्मा जी पे पड़े। अगर सत्य ब्रह्मा जी सवर्ण हैं और मैं दलित हूँ, मुझे ये आज़ादी ही नहीं थी। एक वेद में लिखा था कि एक हमारे उपनिषद में, एक साहित्य में लिखा था, एक धार्मिक साहित्य में लिखा था कि अगर वेदों की आवाज़ दलितों के कान में पड़ जाए तो उसमें पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। उसमें लिखा था दलित को मत छुओ। उसमें लिखा था कि दलित मरेगा तो उसकी सज़ा अलग है, अगर एक क्षत्रिय मरेगा तो सज़ा, अगर आपके हाथों एक दलित मरता है सज़ा अलग है, क्षत्रिय मरता है सज़ा अलग है, ब्राह्मण मरता है तो ब्रह्म हत्या है, बहुत बड़ी सज़ा है। अब सवाल उठता है कि जब दलितों ने पहली बार कहा कि मैं तुम्हें छूऊंगा, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा, मुझे भी अधिकार है पढ़ाई करने का, तो बहुत लोगों की भावनाएं आहत हुई थी।
लेकिन दलितों को पूरा अधिकार था उनकी भावनाएं आहत करने का। पहली बात तो भावनाएं आहत किए बिना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस हो ही नहीं सकती, किसी कीमत में नहीं हो सकती। जब एक समाजवादी व्यक्ति कहता है कि हमें पूंजी का बराबर बंटवारा चाहिए, तो एक पूंजीवादी व्यक्ति कहता है कि यार मैंने मेहनत से कमाया है। दोनों बातें अपनी जगह सही हैं और दोनों को अपनी बात कहने दिया जाना चाहिए, और यहाँ पे हम किसी एक को रोक नहीं सकते कि भावनाएं आहत होती हैं। तो ये बड़ा अजीब सी बात है। दूसरी बात कि जिस तरह आप भरोसा करते हैं एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी पे, वैसे दूसरा व्यक्ति दूसरी विचारधारा पे भी विश्वास करता है। हम उसको देखना ही भूल जाते हैं और अपनी तरह से बातें सोचने लगते हैं। आप नहीं मानते कि ऐसा होना चाहिए, आप ऐसा मत कीजिए, पर आप दूसरे व्यक्ति को नहीं रोक सकते, और ये अजीब है। मतलब असीम एक मिनट, आपने जो बात कही ना वो ये बात है, जैसे दलित का एग्जाम्पल दिया, वो आपने ऐसी बात की इस कमरे में अगर आप किसी सबसे पूछ लें तो वो बिल्कुल यही करेंगे, भाई ये दलितों का और जो भी ये छूत अछूत की प्रॉब्लम है मिट जानी चाहिए। एब्सोल्युटली, आपने थोड़ा ड्रास्टिक एग्जाम्पल दे दिया। मेरा एग्जाम्पल था खास तौर पे अगर आप ऐसी उकसाने वाली, वर्ड है उकसाने वाली पेंटिंग्स बना रहे हैं जिससे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की भावनाएं आहत हो सकती है और आप भी जानते हैं, तो मुझे लगता है वहां पे थोड़ा रेस्ट्रेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच है पर रिस्ट्रेंट भी जरूरी है। मेरे भाई, आपने कहा कि यहाँ पे सब लोगों से पूछा रहा है और सब कहेंगे कि समस्या खत्म होनी चाहिए। ये 2015 है, अगर ये 1915 होता तो यहाँ पे सब ना कहते कि दलितों का प्रॉब्लम। एक मिनट रुकिए, वरना ये बहुत पहले ही खत्म हो गया होता, कभी अम्बेडकर को इतना बड़ा आंदोलन नहीं करना पड़ा होता। और जब एक तरफ अम्बेडकर ये आंदोलन कर रहे थे, उधर गांधी देश को आज़ाद कराने का आंदोलन कर रहे थे, और उनका लगातार कहना था कि इस समय ये आंदोलन तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो ये जो हालात हैं ये तब आए हैं जब बहुत सारे लोगों ने लगातार संघर्ष किया है, लाठियाँ खाई हैं, बहुत सारे लोगों को बैलगाड़ी से फेंका गया, जो अम्बेडकर के साथ हुआ था। बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया, मारपीट हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ। मतलब मुझे उतनी इसकी स्टडी भी नहीं है, पर आप अगर देखेंगे तो एक आंदोलन है, अलग अलग हिस्से। महाराष्ट्र में तो बहुत बड़ा आंदोलन था दलित को लेकर, और बहुत और स्टेट्स में रहा है, क्रांति रही है, उनको तमाम दिक्कतें सहनी पड़ी हैं, लोगों को जलाया गया है, मारा गया, कुछ भी हुआ है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये स्थिति आने के लिए ये सब करना पड़ता है, ये स्थिति आने के लिए भावनाएं आहत करनी पड़ती हैं, और आज हम उनकी बात से कन्विंस्ड हैं। हम 100 साल पहले, 200 साल पहले कन्विंस नहीं थे। 200 साल का संघर्ष है कि हम कन्विंस्ड हैं। उन्होंने भावनाएं आहत की, हमने सुना, हमने समझा। आज आप कहते हैं कि गणपति से शोर होता है, इतने बजे तक तुम गणपति जलाओ, मतलब गणपति की लाइट जलाओ और शोर शराबा करो, उसके बाद बंद कर दो, लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। हम उसे कहते हैं कि अभी ये तालाब बनवाया गया, यहाँ पे गणपति बहाओ, उनकी भावनाएं आहत होती हैं तो समंदर में बहाएंगे। तो लेकिन हम इससे रुक नहीं सकते ना, हम तो अपनी बात कहेंगे, और ये कहना चाहिए, उन्हें भी अपनी बात कहना चाहिए, हमें भी कहना चाहिए। और वो थिन लाइन आप नहीं खींच सकते हो, कि आप नहीं तय कर सकते कि वो थिन लाइन क्या होगी। आप कहेंगे नहीं दलित के बारे में ठीक है, अब वो गणपति के बारे में ठीक है, पर यहाँ पे ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी भावनाएं हुसैन ने आहत कर दी थी। असल में बात यही है, तो आपको उनकी भी बात समझनी चाहिए जिनकी भावनाएं आप आहत करते हैं। असीम, किसी देवी देवता को गलत तरह से प्रोजेक्ट करना, एक मिनट, क्या ये सही था? आप मुझे इतना बताइए। अगेन फ्रीडम ऑफ स्पीच पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक मिनट, किसी देवी देवता को जानबूझकर गलत तरह प्रेजेंट करना और फिर ये अपेक्षा करना कि आपको पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग, मैं दंगे के सब खिलाफ हूँ, मैं उसकी पैरवी नहीं कर रहा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। अगर आम आदमी पार्टी के बीच बैठा हूँ तो बिल्कुल अहिंसावादी हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि किसी देवी देवता को, कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, क्या उन्हें गलत तरह से प्रोजेक्ट करना एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को जाहिर करने का सही तरीका है? ठीक है, या जानबूझ के उकसाने का तरीका? ये एक मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, दैट्स इट। मैं बाकी सारी बातों से अग्री करता हूं आपकी। लंबी बहस है, फिर भी जहां मुझे लगता है अंत में, मतलब इसका कोई अंत नहीं है इस बहस का, पर ठीक है, एकदम इसी बिंदु पे आके बात करता हूं। पहले तो आप हमेशा मानते हैं कि हुसैन मुस्लिम है, जबकि ये कलाकार कभी हिंदू या मुस्लिम नहीं होता। आप सब मानते हैं, चलिए ठीक है, आप नहीं भी मानते हैं, पर ज़्यादातर लोग मानते हैं मैं हुसैन मतलब मुसलमान। पर आर्टिस्ट कभी हिंदू या मुसलमान नहीं होता, आर्टिस्ट होता है। और एक आर्टिस्ट के ऊपर है कि वो अपनी देवी, अपने देवता को कैसे दिखाएगा। हुसैन ने रामायण पे काम किया है, हुसैन से लोहिया ने कहा था रामायण पे काम करने के लिए, और रामायण पे उन्होंने बहुत सुंदर काम किया है। एक मुसलमान से तो आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि रामायण पे काम करेगा, पर क्योंकि वो हिंदू या मुसलमान नहीं था, उसने काम किया और उसने बहुत अच्छा काम किया। और देवी देवताओं को वो जैसे देखता था, एक आर्टिस्ट का अपना तरीका होता है। बहुत लोगों ने कहा है कि न्यूडिटी में एक सौंदर्य है, और जैसे उसने चीज़ों को दिखाना चाहा उसने दिखाया, और मुझे उसका काम बहुत शानदार लगता है। पर सिर्फ इसलिए कि आप वैसे दिखाना नहीं चाहते, आप दूसरे को रोकते हैं। ये तो वैसा ही जैसे इस्लाम है कि आप मोहम्मद साहब को स्केच भी नहीं कर सकते, आप उनकी फोटो भी नहीं बना सकते।